तो समान अध्ययन के अंतर्गत इतिहास विषय वस्तु से आपका अगला टॉपिक बहुत ही शानदार मैं लेने जा रहा हूं और ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी होता है। आज के सेशन में मैं आपको बताने जा रहा हूं बंगाल विभाजन की घटना। ये वो घटना है बंगाल विभाजन की जिस घटना ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर भारतीयों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने में घी का काम किया। अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन किया किस लिए था? ताकि राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर किया जा सके, लेकिन बंगाल विभाजन ने राष्ट्रीय आंदोलन को और लपट प्रदान कर दी और उसको गति प्रदान कर दी। देखो कई बार क्या होता है ना, हमें लगता है कि जो हम निर्णय ले रहे हैं, जो हम डिसीजन ले रहे हैं वो सही है, लेकिन वास्तव में वो सही नहीं होते हैं निर्णय। ये तो हमें लगता है ना, कई बार हमारे लगने से क्या होता है, अंग्रेजों को भी यही लग रहा था। तो आज के सेशन में बंगाल विभाजन से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा। देखो मैं बहुत ज्यादा चीजें नहीं आपको बताने वाला हूं, मैं उतना ही बताऊंगा जितना एग्जाम से जुड़ा हुआ है, जो फैक्ट आपको याद करना चाहिए। अब बंगाल विभाजन से ही एक मूवमेंट जुड़ जाता है आपका, स्वदेशी मूवमेंट, उससे भी क्वेश्चन आते हैं, पर स्वदेशी मूवमेंट आज डिस्कस नहीं करेंगे। आज हमारी चर्चा सिर्फ और सिर्फ होने वाली है बंगाल विभाजन को लेकर के। तो आप सभी लोग हेडिंग डाल लीजिए बंगाल विभाजन। जो ये मानचित्र आप देख पा रहे हैं ना, ये मानचित्र बंगाल का ही लिया है मैंने। एक समय बंगाल इतना बड़ा होता था, ये देश की आजादी के समय, आजादी के पहले बंगाल इतना बड़ा था। आप लोग सुनते थे ना बंगाल प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी का स्वरूप इतना बड़ा था आपका, इतनी बड़ी थी बंगाल प्रेसिडेंसी आपकी। बिहार भी आता था इसमें, उड़ीसा भी आता था इसमें, असम के क्षेत्र भी आते थे, बांग्लादेश जो आपका अलग हो गया वो भी आता था। अब देखिए थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, फिर मैं कुछ फैक्चुअल डेट आपको बताऊंगा, ठीक है। ये घटनाक्रम है 1905 का। कब का घटनाक्रम है? 1905 का। यहां पे पहली बार एक बार समझते हैं, मैं आपको आधुनिक भारत के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना पढ़ा रहा हूं, बंगाल विभाजन। इससे क्वेश्चन आते हैं आपके, बंगाल विभाजन। अब जितना आपको बताता जाऊं उसी हिसाब से आपको चीजों को समझना है। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं तीन डेट याद कर लेनी है, अपने दिमाग में बैठा लेनी है, ठीक है, और भूलना नहीं है इनको। तीन डेट कौन कौन सी हैं? पहली डेट है आपकी 20 जुलाई की, 20 जुलाई 1905 की डेट है। एक डेट तो ये याद कर लीजिएगा, कौन सी डेट है? 20 जुलाई 1905 की। दूसरी डेट याद कर लीजिए, ये है 7 अगस्त 1905 की, 7 अगस्त 1905 की। और तीसरी डेट और याद कर लीजिए, यह है 16 अक्टूबर 1905 की। ये तीन डेट आपको याद करना है। अभी तीन डेटों में क्या क्या घटनाक्रम हुआ था देखिए। 20 जुलाई 1905 को अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन करने के निर्णय की घोषणा की थी। हम बंगाल विभाजित कर देंगे, ये इन्होंने घोषणा कर दी थी। अच्छा एक मजे की बात बताऊं, देश की आजादी कैसे प्राप्त हुई है? विभाजन से। और देश की आजादी ने विभाजन का दंश, एक मैं यहां से मेंस का क्वेश्चन जोड़ रहा हूं, हो सकता है कभी यूपीएससी के दिमाग में बात आ गई और ये क्वेश्चन बन जाए। देश ने विभाजन 1947 में पहली बार नहीं देखा, देश ने विभाजन 1905 में भी देखा, देश ने विभाजन 1935 में भी देखा। 1935 में बर्मा पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था। देश ने विभाजन 1947 में नहीं देखा। यदि यूपीएससी कुछ इस तरीके से क्वेश्चन बना दे या स्टेट पीसीएस में कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में हुआ भारत का विभाजन कोई पहली बार हुई घटना नहीं है, इससे पहले भी अंग्रेजों के द्वारा भारत को विभाजित किया गया, चर्चा कीजिए, टिप्पणी कीजिए। तो क्या बंगाल विभाजन का दंश आपके दिमाग में नहीं कौंधेगा? बंगाल का विभाजन किया गया बकायदा, और इसमें वही त्रासदी थी जो भारत के विभाजन में त्रासदी हमने देखी है, जो हमने झेली है। तो इसलिए आपको तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। देखिए ऐसे ही आपको इंटरलिंक करना है टॉपिक को, तुरंत बिजली कौंधनी चाहिए और बिजली कौंधते ही आप तुरंत आंसर राइटिंग कर डालें, ठीक है, घटनाक्रम आपको पता हो तो एक विभाजन देखो, ये 20 जुलाई 1905 को क्या किया गया था कि बंगाल विभाजन को विभाजित करने के निर्णय की घोषणा की गई थी। ये तो घोषणा वाली डेट है। दूसरी डेट मैंने आपको बताई 7 अगस्त 1905 को। जैसे ये घोषणा की गई वैसे ही भारत में जो उस समय कांग्रेस पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी के इतर भी जो नेता थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी एक बड़ा नाम है यहाँ पे, सभी ने एक बैठक बुलाई। कहां बैठक बुलाई? कलकत्ता के टाउन हॉल में,
कब बुलाई? 7 अगस्त 1905 को। और इसी बैठक में बोला कि भैया हम स्वदेशी आंदोलन लेकर आएंगे। अब स्वदेशी आंदोलन क्या है ये मैं अगले सेशन में आपको बताऊंगा, लेकिन यहां पे आपको मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि बंगाल विभाजन का घोषणा कब की गई? 20 जुलाई 1905 को। जैसे ही ये घोषणा हुई वैसे ही स्वदेशी आंदोलन को लेकर के एक प्रस्ताव पारित हो गया, ऐतिहासिक बहिष्कार करने की बात हो गई। भारत का सबसे बड़ा आंदोलन है। हम लोग असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो की बात करते हैं, उसी तर्ज में स्वदेशी हुआ था भारत में। गांधी नहीं थे लीडर इस समय, गांधी नहीं थे लीडर। और 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन हो गया। ये क्या हुआ? बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। बंगाल विभाजन, तो पहले 3 डेट याद करो अभी तुरंत तत्काल प्रभाव से। बंगाल विभाजन प्रभावी। देखो मैं बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा, मैं इतना ही बताऊंगा जितना पचा पाओ, डाइजेस्ट कर पाओ, है तो बहुत सारी बातें, ठीक है। और जैसे ही 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावित हुआ तो क्या हुआ? इसको शोक दिवस के तौर पे मनाया गया, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि संपूर्ण बंगाल में इस दिन राखी दिवस मनाया जाना चाहिए, राखी बांधना चाहिए, हिंदू मुस्लिम एकता। अब आपको पता है बंगाल विभाजन किया क्यों इन्होंने? क्या कारण था? क्या इन्होंने दिमाग लगाया? इनके दिमाग में क्या सड़न चली और कैसे बंगाल विभाजित हो गया? 2 मिनट में इसे भी समझ लीजिए। 2 मिनट लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। देखिए बंगाल उस समय राष्ट्रीय चेतना का केंद्र बन चुका था। बहुत सारे जो है हमारे सामाजिक आर्थिक सुधार आंदोलन से जुड़े हुए लीडर भी बंगाल से थे और बहुत सारे जो संस्थाएं कांग्रेस से पहले बन रही थी वो भी बंगाल वाले क्षेत्र में एक्टिव थी, ठीक है। बहुत सारे वहां से इंटेलेक्चुअल विंग का जन्म हो रहा था जो प्रशासनिक सेवाओं में भी जा रहे थे। तो बंगाल चूंकि पहली प्रेसिडेंसी थी, मतलब महत्वपूर्ण प्रेसिडेंसी थी बंगाल में अंग्रेजों का, तो अंग्रेजों को लगा, और बंगाल बहुत बड़ा था। आज मैं यदि बंगाल की जनसंख्या उस समय बताऊं 1905 में, पता है बंगाल की कितनी बड़ी आबादी थी? आज अच्छा बताइए, भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला प्रांत कौन सा है? सभी जानेंगे, आंख बंद करके अब बताएंगे, उत्तर प्रदेश। उस समय ब्रिटिश भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला प्रांत कौन सा था? बंगाल। सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां थी? बंगाल में सबसे ज्यादा। ये आप देखिए बंगाल में सबसे, इतना बड़ा बंगाल था उस समय। असम भी आता था, ईस्टर्न बंगाल भी आता था, वेस्टर्न बंगाल भी आता था, उड़ीसा भी आता था, बिहार भी आता था। ध्यान से समझिए सभी लोग, देखो जो पढ़ा रहा हूं उस पे ध्यान दीजिए, इससे आपको आनंद आएगा। इसके तुरंत बाद फिर दूसरे टॉपिक पे चलेंगे, फिर आपका पॉलिटी का टॉपिक है, फिर आपका ज्योग्राफी का टॉपिक है, फिर आपका इकोनॉमी का टॉपिक है। बस पेशेंस के साथ आप रहिए। तो 1905 में बंगाल सबसे ज्यादा आबादी थी। टोटल आबादी कितनी थी? 7 करोड़ 60 लाख की आबादी थी टोटल। दिसंबर 1903 में अंग्रेजी सरकार ने सोचा कि बंगाल को विभाजित कर देते हैं। इन्होंने तर्क क्या दिया कि आबादी ज्यादा है, प्रशासन करने में दिक्कत आ रही है, इतना जटिल, इतनी जनसंख्या का प्रशासन करना ठीक नहीं हो पा रहा, उचित नहीं हो पा रहा, तो हम प्रशासन को सही से चला नहीं पा रहे, इसलिए हम बंगाल को विभाजित कर देना चाहते हैं। तो इन्होंने जो आधार बताया, इनके हिसाब से तो बंगाल का विभाजन का आधार क्या था कि प्रशासन नहीं हम सही से चला पा रहे, जबकि मंशा क्या थी इनकी कि राष्ट्रीय आंदोलन को यदि बंगाल को विभाजित कर दिया गया तो राष्ट्रीय आंदोलन में क्या हो जाएगी? कमजोरी आ जाएगी, राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे 2-3 पर्सनों का नाम बताता हूं। इस समय वायसराय कौन बन के आए थे? वायसराय लॉर्ड कर्जन। अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति यहां से खुल के सामने आ जाती बंगाल विभाजन से। लॉर्ड कर्जन कब बन के आया था? 18 जो है 1989 से लेकर 1905 तक रहता है लॉर्ड कर्जन, ठीक है। 1889 से 1905 तक लॉर्ड कर्जन यहां पे आया वायसराय बन के। इस समय 2 अधिकारी और थे जिनके नाम आपको जानने चाहिए। एक बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम था लीज फ्रेजर। लीज फ्रेजर इस समय बंगाल में लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। और एक नाम और आता है यहां के गृह सचिव का, जिनका नाम था रिजले महोदय। बंगाल के गृह सचिव कौन थे? गृह सचिव रिजले साहब। तो ये तो कुछ अधिकारी थे उस समय, लीज फ्रेजर, लॉर्ड कर्जन,
कर्जन की ही भूमिका इसमें बताई जाती है, कर्जन का ही दिमाग चलता है इसमें कि कैसे इसको विभाजित कर देते हैं तो कम से कम यहाँ से स्वर उठना, देश की आज़ादी का स्वर उठना जो है बंद हो जाए। तो 20 ये दिमाग 1903 में आया इनको, ठीक है। 1903 में इन्होंने प्लान बनाया कि इसको विभाजित कर देते हैं, लेकिन घोषणा कब की इन्होंने 20 जुलाई को घोषणा किया। कब किया? 20 जुलाई 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को इन्होंने इसको प्रभावी कर दिया। इसी बीच में आपका स्वदेशी मूवमेंट चालू हो गया इसके विरोध स्वरूप। अब यहां पे एक बात समझिएगा, ये हुआ क्यों, क्या कारण था? अब ये कारण आपको यहां से समझ में आ जाएगा। यहां पे मैं एक रफली आपको डेटा दिखा रहा हूं, ये आप देख रहे हैं, बंगाल को इन्होंने 2 भागों में विभाजित कर दिया, ठीक है। मैं यहां पे एक डेटा बनाऊंगा, इससे आपको रफली आइडिया हो जाएगा कि इन्होंने विभाजित क्यों किया। बस इतना ही बताऊंगा, बाकी चीजें फिर हमारी बाद में डिस्कशन होंगी स्वदेशी मूवमेंट के साथ। इन्होंने बंगाल को 2 भागों में बांटा, ठीक है। पहला हिस्सा था इनका पश्चिम बंगाल, जैसे मान लीजिए ये है ना आपका, अब इसी से देख लीजिए, ये आपका है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, ठीक है। दूसरा हिस्सा आपका है पूर्वी बंगाल, ठीक है। पश्चिमी बंगाल में क्या क्या इन्होंने जोड़ दिया? एक तो दार्जिलिंग वाला क्षेत्र था, दार्जिलिंग प्लस बिहार प्लस उड़ीसा, यानी कि देखें तो ये जितना भी रीजन आप देख पा रहे हैं, ये कंप्लीट रीजन, ये पूरा आ गया पश्चिमी बंगाल में। आज भी हम इसे पश्चिम बंगाल बोलते हैं ना, लेकिन अब इससे उड़ीसा और जो है बिहार को अलग कर दिया गया था, वो अलग बात है। दूसरा इन्होंने बना दिया पूर्वी बंगाल, एक हिस्सा ये इन्होंने बना दिया 1905 में। देखिए विभाजन है ये, इन्होंने 2 भागों में इसको विभक्त कर दिया। ईस्टर्न बंगाल की यदि बात करें तो इसमें क्या क्या था? एक तो असम था, असम जुड़ा था आपका, और ढाका इसका केंद्र बना दिया। ढाका केंद्र क्या बना दिया? ढाका को। सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, फिर आपको कभी नहीं भूलेगा, ध्यान रखिएगा। कैपिटल इसकी। अब सबसे बड़ी चीज क्या है ना, यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है यहाँ का डेमोग्राफी कैसे इन्होंने सेट किया, डेमोग्राफी कैसे बनाई इन्होंने। यहाँ पे जो जनसंख्या की डेमोग्राफी निकल के आती है पश्चिमी बंगाल में, जब आप इसे समझेंगे तब आपका बुद्धि खुल जाएगा पूरी तरीके से, ठीक है। ये आपका पश्चिमी बंगाल है, पश्चिमी बंगाल, इनकी पूरी यहीं से इनकी सोच पता चल जाती है कि इन्होंने क्या किया। भाई हमें भी लग सकता है, क्योंकि आज भी देखते हो यदि राज्य बहुत बड़ा है, जनसंख्या ज्यादा है, तो 2 भागों में विभाजित कर दिया जाता है, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन जो इन्होंने विभाजन का तरीका चुना, उससे इनकी मंशा पता चलती है, ठीक है। पश्चिमी बंगाल और दूसरा है इनका पूर्वी बंगाल। अब इससे आइडिया लगेगा जब मैं आपको कुछ डेटा दूंगा। हाँ, आराम से, बढ़िया आराम से बनाते जाइए, नोट्स जरूर बनाते जाइएगा, सिर्फ मूक दर्शक बन के मत बैठिएगा, ठीक है। अब यहां पे जो जनसंख्या थी, यहां पे जनसंख्या कितनी थी? यहां की जो टोटल जनसंख्या बनी आपकी, वो थी आपकी 5 करोड़ 40 लाख, 5 करोड़ 40 लाख जनसंख्या। अच्छा, मैंने आपको टोटल जनसंख्या कितनी बताई थी? लगभग 7 करोड़ 60 लाख के आसपास जनसंख्या थी। इससे ज्यादा भी हो सकती है, थोड़ा सा आपको मैं ये एक लमसा में डेटा है दे रहा हूं, ठीक है। पश्चिम बंगाल में जो है आपका 5 करोड़ 40 लाख यहां पे रही जनसंख्या। अब 5 करोड़ 40 लाख जो जनसंख्या थी, समस्या इसमें क्या थी? देखो अब इसकी प्रॉब्लम बता रहा हूं, ये भी आपको अभी आइडिया इससे नहीं लगेगा, समस्या अब पता चलाएगी। इस जनसंख्या में 4 करोड़ 20 लाख हिंदू थे, 4 करोड़ 20 लाख हिंदू थे, मात्र 90 लाख मुसलमान थे, मुसलमान थे। ध्यान से समझिएगा, बहुत बारीक बात बता रहा हूं। हिंदू इंडिकेट कर रहा है धर्म, मुसलमान भी इंडिकेट कर रहा है धर्म। धर्म के आधार पे अल्पसंख्यक बना दिया यहां पे मुसलमान को, ये अल्पसंख्यक हो गया, ये वर्ग। फूट डालो राज करो, इस वर्ग को अल्पसंख्यक बना दिया यहां पे। अब देखिए जस्ट इधर चलते हैं, पूर्वी बंगाल में इन्होंने क्या किया, यानी पश्चिमी बंगाल का जो विभाजन वो धर्म के आधार पे हुआ। धर्म के आधार पे एक वर्ग को बहुसंख्यक बना दिया, दूसरे वर्ग को
अल्पसंख्यक बना दिया इन्होंने। पूर्वी बंगाल में इन्होंने क्या किया, पूर्वी बंगाल में जो टोटल जनसंख्या थी आपकी, लगभग यहां पे टोटल जनसंख्या जो थी लगभग 3 करोड़ के आसपास थी, 3 करोड़ 10 लाख, 3 करोड़ 10 लाख के आसपास जनसंख्या थी यहां पे। ठीक है, कहां पे, पूर्वी बंगाल में। समस्या क्या थी, अब ध्यान से समझिएगा, समस्या समझिएगा यहां पे क्या क्रिएट किया इन्होंने। इसमें लगभग 2 लाख के आसपास मुसलमान थे, 2 लाख मुस्लिम। ठीक है, और लगभग आपके वो 2 लाख नहीं, 2 करोड़, एक मिनट यहां पे थोड़ा गड़बड़ हो रहा है डेटा, 2 करोड़ है, थोड़ा सा देखते रहिएगा इस चीज को, कई बार मेरे से न्यूमेरिक मिस्टेक हो जाती हैं। 2 करोड़, यहां पे 1 करोड़ के आसपास हिंदू वर्ग था। लेकिन अब यहां पे इनकी चतुरता देखिएगा, यहां पे इन्होंने क्या गेम खेला, यहां पे तो इन्होंने धर्म को आधार बना दिया। ठीक है, यहां पे इन्होंने धर्म को आधार बना दिया, यहां पे भाषा को आधार बना दिया। ये बांग्ला भाषी थे, बांग्ला भाषी थे, यहां पे बांग्ला बोलने वाले। यहां पे मिश्रित भाषा थी इनकी, मिश्रित भाषा। अब ये समझिए कि इधर भाषा के आधार पे एक वर्ग को अल्पसंख्यक बना दिया, भाषा के आधार पे अल्पसंख्यक, तो 2 आधारों पे इन्होंने ग्रुप को बांट दिया, इधर एक अल्पसंख्यक वर्ग क्रिएट कर दिया, इधर एक अल्पसंख्यक वर्ग क्रिएट कर दिया। ध्यान से समझिएगा, और यही कारण है कि इन्होंने इस तरीके से बंगाल को विभाजित किया कि एक वर्ग अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लग जाए, एक वर्ग अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लग जाए। और यहीं से बंगाल के विभाजन को हम अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति के तहत देखते हैं। ठीक है, तो समझ रहे हैं बात को, क्या है स्थिति पूरी की पूरी। अब मैंने आपको ये स्थिति हुई थी, लोग पलायन करने लग गए थे। जो दृश्य हमने 1947 में देखा है वही दृश्य हमने बंगाल विभाजन में भी देखा है, वही दृश्य हूबहू हमें यहां देखने को मिला है, वही दृश्य बर्मा का विभाजन हुआ उस समय देखने को मिला। लेकिन जब भारत की आजादी हुई उस समय हिंसक हो गया मामला, क्योंकि वो तो बकायदा इन्होंने प्रॉपर विधेयक पारित किया, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित करके आया ब्रिटिश संसद से, लॉर्ड माउंटबेटन प्लान को इन्होंने प्रभावी बना दिया और देश में सांप्रदायिक दंगे करवाए। यही आज हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या बन गई। आज हमें लगता है ना कि हिंदू मुस्लिम के बीच में दूरियां हैं, खाइयां हैं, आपस में अविश्वास है। ये अविश्वास को उपजाया अंग्रेजों ने और हम समझ नहीं पाए, वो हमारे साथ राजनीति करके चले गए। लेकिन देश के संविधान ने इस खाई को पाटने का काम किया। ध्यान से समझिएगा बारीकी से, बस मैं इतना ही बताऊंगा, फिर ज्यादा बताऊंगा तो फिर एक टॉपिक लंबा खिंच जाएगा। इसमें आपको कितने फैक्ट याद करने हैं, 20 जुलाई घोषणा, ये डेट पूछी जाती है डायरेक्टली। और बीपीएससी वाले ध्यान दें, बीपीएससी वाले ध्यान दें भाई, आप लोगों के लिए क्वेश्चन कई बार आता है, पूछा जाता है, सभी लोग ध्यान दें। मैं तो मतलब एक इंडिकेट है कर रहा हूं, बाकी जितने भी आईएएस पीसीएस वाले हैं जो भी एग्जाम दे रहे हो ध्यान दो, यहां से डेटों से क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, बंगाल विभाजन क्या रद्द हो गया था? बिल्कुल रद्द हो गया था, 1911 में रद्द हुआ था। रद्द हुआ क्या नहीं हुआ अगली सेशन में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ज्यादा नहीं, ज्यादा में ही गड़बड़ हो रही है। थोड़ा थोड़ा खिलाऊंगा जितना डाइजेस्ट कर पाओगे, थोड़ा थोड़ा खाएंगे तो हाथी भी खा जाएंगे। इतना बड़ा हाथी जैसा सिलेबस है ना, पूरा सिलेबस गटक जाएंगे। एक साथ खाएंगे डाइजेस्ट फिर नहीं होगा हमारे, है ना। तो ये हो गई बंगाल विभाजन की घटना। चलिए ठीक है, ये बंगाल विभाजन आपका हुआ था, ये पूरी घटनाक्रम है। आगे चलते हैं, अब सब्जेक्ट बदल गया, अगला सब्जेक्ट है भारतीय राज्य व्यवस्था। इतिहास से अब भारतीय राज्य व्यवस्था में आ जाइए। ठीक है, सभी लोग आ जाइए पूरे जोश के साथ पॉलिटी पढ़ने के लिए। अब देखो पॉलिटी में मैं आपको संविधान के भाग ही पढ़ा रहा हूं अभी, आज भाग कंप्लीट हो जाएंगे। देखो मैंने, यदि आपने भाग पढ़ लिए ना तो रट जाएंगे जिंदगी भर के लिए। तो आज भाग लगभग कंप्लीट करा दूंगा, 5-5 भाग आपको बता रहा था। कल भाग 15 तक पढ़ा था हमने, भाग 15 तक पढ़ा था। मैंने आपको बताया था मूल संविधान में 22 भाग थे, वर्तमान संविधान में 25 भाग हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, वर्तमान संविधान में भी 395 अनुच्छेद हैं।
अभी जैसे महिला आरक्षण विधेयक आपका जो है पारित हुआ है, तो उसमें भी जो है आपका नया आर्टिकल पूरा प्रॉपर जुड़ेगा, लगभग 330 वगैरह में जोड़ा जाएगा वहां पे क्लॉज एक आपका। ठीक है, अब हमें समझना है भाग 16 से, भाग 16 को हम लोग समझेंगे। भाग 16 में ही ये महिला आरक्षण विधेयक भी आपका आकर के जुड़ जाएगा। महिला आरक्षण विधेयक पारित हो गया ना आपका, लोकसभा राज्यसभा, अब राष्ट्रपति के साइन होते ही ये बिल बन रहा है। तो एक बहुत ऐतिहासिक है, बस ये है कि इसमें परसीमन जब होगा, अगला परसीमन होगा, तब जो है आपका ये प्रॉपर लागू हो जाएगा। यानी 2024 के चुनाव में ना तो अभी जब सेंसस का डेटा आ रहा है और ना परसीमन होगा। उसके बाद जब 2029 में लोकसभा चुनाव होंगे तब इसको हम जो है महिला आरक्षण विधेयक का प्रभाव देख पाएंगे। लेकिन ये बहुत ही सराहनीय कदम है ना। चलिए एक बार भाग 1 से लेकर अभी तक 15 तक रिकैप करा देता हूं। भाग 1 संघ एवं राज्य क्षेत्र, आर्टिकल 1 से लेकर 4। भाग 2 नागरिकता, आर्टिकल 5 से लेकर के 11। भाग 3 मौलिक अधिकार, आर्टिकल 12 से लेकर 35। भाग 4 राज्य के निजी तत्व, आर्टिकल 36 से लेकर 51। भाग 4A मौलिक कर्तव्य, आर्टिकल 51A। भाग 5 जो आपका जुड़ा हुआ है वो किससे जुड़ा हुआ है? संघ से। यह आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 151 तक है। आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक है। आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक है। ठीक है। भाग 7 आपका निरसित हो चुका है। भाग 7 अब नहीं है। भाग 8 आपका संघ राज्य क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। आर्टिकल 239 से लेकर आर्टिकल 242 तक। आर्टिकल 239 से लेकर आर्टिकल 242 तक। इसके बाद भाग 9 पंचायतें हैं, आर्टिकल 243। भाग 9A नगर पालिकाएं हैं, आर्टिकल 9A, ये भी आपका 243 में ही है। आर्टिकल 9B, भाग 9B सहकारी समितियों से जुड़ा हुआ है। भाग 10 आपका अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। भाग 11 आपका केंद्र राज्य संबंधों से जुड़ा हुआ है। कल मैंने आपको बताया था, भाग 11 आपका केंद्र राज्य संबंध से जुड़ा हुआ है। भाग 12 आपका वित्त संपत्ति संविदा और वाद से जुड़ा हुआ है। भाग 13 आपका राज्य के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम से जुड़ा हुआ है। भाग 14 आपका संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं से जुड़ा हुआ है। और भाग 14 आपका संघ और राज्यों का अधीन सेवाएं। भाग 14A आपका अधिकरण से जुड़ा हुआ है। भाग 15 निर्वाचन से जुड़ा हुआ है। तो 15 आर्टिकल तो आपको पढ़ा चुका हूं, रिवाइज भी करवा दिया। ठीक है, ये आपके मुंह में मतलब ऐसे जबान में होनी चाहिए चीजें, बोला तुरंत आ गया दिमाग में, मतलब ऐसे नहीं रहना चाहिए। जो चीज रटवाता जा रहा हूं उसको इतना रिवीजन कर लो कि बिल्कुल दिमाग में बैठ जाए, एग्जाम में पूछा जाए खट दे आपने सही कर दिया। ये स्थिति होनी चाहिए। ये नहीं कि अरे अभी तो रिवाइज करेंगे, साथ साथ करते जाओ जितना पढ़ाता जा रहा हूं, नहीं तो फिर बड़ा हो जाएगा मॉड्यूल, है ना। तो दिमाग में बिल्कुल तुरंत होनी चाहिए। भाग 16 जुड़ा हुआ है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। अभी जैसे महिला आरक्षण विधेयक है वो भी भाग 16 में रखा जाएगा। तो ये आपका आर्टिकल 330 से लेकर आर्टिकल 342 तक, आर्टिकल 330 से लेकर आर्टिकल 342 तक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 330A जोड़ा जाएगा संभवतः महिलाओं के आरक्षण को लेकर के, क्योंकि देखो आर्टिकल 330 क्या है, लोकसभा में जो है अनुसूचित जाति और जनजातियों के आरक्षण को लेकर के है। आर्टिकल 332 आपका है राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और जनजातियों के आरक्षण को लेकर के है। आर्टिकल 331 आपका एंग्लो इंडियन के लिए था। आर्टिकल 333 राज्यों में एंग्लो इंडियन के लिए था। ये दोनों आर्टिकल अब प्रभावी नहीं रह गए। आर्टिकल 330 आपका जो है तो ये विशेष उपबंध है। ये सब मैं आर्टिकल अभी बाद में पढ़ाऊंगा, आर्टिकल का नंबर भी आएगा जिसमें आप आर्टिकल भी याद करोगे। तो भाग 16 रट गया। भाग 17 राजभाषा है। भाग 17 राजभाषा, आर्टिकल 343 से 351 तक, 343 से 351 तक। भाग 18 आपात उपबंध है, आर्टिकल 352 से 360 तक। ठीक है। भाग 19 आपका प्रकीर्ण है, मिसलिनियस है। इसमें परिभाषाएं वगैरह बहुत सारी दी गई हैं। राष्ट्रपति, आज 361 क्या है, राष्ट्रपति, राजदूत, राज्यपाल, इनकी विशेष शक्तियां हैं इसमें। ठीक है, तो कुछ आर्टिकल्स भी बहुत अच्छे हैं, जैसे 365 हो गया। आर्टिकल जब पढ़ाऊंगा तब देख लेना। तो आर्टिकल 361 से 367 तक लिखते भी जाना। भाग 20 संविधान संशोधन, भाग 20 आपका संविधान संशोधन है। और संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 क्या है, आर्टिकल 368। इसके बाद भाग 21 आपका अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध, इसमें आर्टिकल 369 से 392 तक है। इसमें बहुत सारे आर्टिकल खत्म हो चुके हैं, जैसे 370 खत्म हो गया,
कई सारे आर्टिकल खत्म हो गए हैं, कुछ हैं अभी जिंदा, बाकी कुछ खत्म हो गए हैं। और भाग 22 संविधान का संक्षिप्त नाम, संविधान का प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकर पाठ और ये निरसन 395, ये सब मैं आर्टिकल पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो, सारे आर्टिकल याद करा दूंगा आपको, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। फिर से एक बार देखते हैं, भाग अब आज कंप्लीट हो रहे हैं, भाग बिल्कुल रट जाने चाहिए आपको। भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, आर्टिकल 330 से 342, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध 330 से 342। भाग 17 राजभाषा 343 से 351, 343 से 351, ठीक है, ध्यान रखिएगा। भाग 17 आपात, भाग 18 आपात उपबंध, भाग 18 राष्ट्रपति की विशेष पावर है 352 से लेकर 360 तक, ठीक है। भाग 19 प्रकेड़ 361 से 367, भाग 20 आपका संविधान में संशोधन है 368, भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध है 369 से 392, और भाग 22 है संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकर पाठ और निरसन। क्लियर है भाई? सभी लोग एक बार कमेंट करके बताएं। पॉलिटी में भाग वाला चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि आज आपका भाग अब नहीं पढ़ाऊंगा, भाग आपका कंप्लीट हो गया, और भाग आपको अब रट जाने चाहिए। आज नहीं रटेंगे तो कभी नहीं रटेंगे। सभी को क्लियर है? बाकी भी मैं सारी चीजें पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, क्लियर है सभी को? ये आर्टिकल कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं, अगला सब्जेक्ट है आपका ज्योग्राफी। अगला सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आ जाओ। कल मैंने आपको भंडार की दृष्टि से मैंने आपको बताए थे, कई सारे खनिजों के बारे में जानकारी दी थी, ठीक है। तो आज जो है थोड़े से कुछ खनिज देखेंगे। कल काफी सारे खनिजों के बारे में मैंने आपको बताया था, कोयला के बारे में बताया था, लोहा के बारे में बताया था, बॉक्साइट के बारे में बताया था, सोना के बारे में बताया था, चांदी के बारे में बताया था, इन सब के बारे में बताया था। तो भंडारण की दृष्टि से राज्यों का स्थान हमें बताना है। तो आज जो है पहला है आपका हीरा। पहला क्या है? हीरा। ज्योग्राफी में हम क्या देख रहे हैं? खनिज और भंडार के हिसाब से राज्यों का स्थान क्या है, भंडारण के हिसाब से राज्यों का स्थान क्या है। हीरा पाया जाता है पन्ना में। पन्ना मतलब मध्य प्रदेश। ये देखिए खान है आपकी पन्ना में, ये खान है आपकी, वहां पर हीरा, इसमें खुदाई होती है आपकी, हीरा यहीं से निकलता है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश नंबर 1 है आपका हीरा में, भंडारण में। उत्पादन का डेटा नहीं है, उत्पादन का डेटा अलग से करवाऊंगा, ये भंडारण का डेटा है। मध्य प्रदेश नंबर 1 है देश में, ठीक है, यहां हीरा पाया जाता है। नंबर 2 पे है आंध्र प्रदेश, गोलकुंडा वाला क्षेत्र जो आपका है ना, गोलकुंडा में पाया जाता है हीरा, आंध्र प्रदेश। और नंबर 3 है आपका छत्तीसगढ़, यहां पे भी हीरा पाया जाता है। क्लियर है? हीरा को लेकर के ये हो गया। दूसरा ये जो आप देख रहे हैं ना, ये है मैग्नीज। ये क्या है आपका? मैग्नीज है। शायद आप ऐसे, मतलब मैंने इमेज इसलिए लिया कि कम से कम कभी पहचान जाओ आप। तो मैग्नीज अयस्क आपका सबसे ज्यादा पाया जाता है उड़ीसा में। फिर से बता रहा हूं, भंडार के दृष्टिकोण से, भंडार के दृष्टिकोण से नंबर 1 है ओडिशा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नंबर 1 है उड़ीसा। नंबर 2 है आपका कर्नाटक। नंबर 3 है आपका, नंबर 1 उड़ीसा, नंबर 2 कर्नाटक, ठीक है, मैग्नीज की बात कर रहे हैं। और नंबर 3 में है मध्य प्रदेश, एमपी। मध्य प्रदेश है आपका एमपी, मैग्नीज को लेकर, रट जाइए, मैग्नीज को लेकर के नंबर 1 है उड़ीसा। ये डेटा पूछा जाता है एग्जाम में, प्रीलिम्स में रामबाण है, आता ही आता है ये डेटा, ठीक है ना। तो इत्मीनान से ये डेटा आप लोग लिख लो। मैग्नीज भंडारण में उड़ीसा नंबर 1, कर्नाटक दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश। क्लियर है सभी को? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मैग्नीज हो गया आपका। ये आप आमतौर पे देखते हैं बहुत सारे जो है, यदि आप अंगूठियां देखते हैं ना, तो अंगूठियों में बहुत सारे पत्थर जड़े होते हैं। तो ये एक विशेष प्रकार का पत्थर है जिसका नाम है एपेटाइट। ये भी एक खनिज है आपका, एपेटाइट। ये एक विशेष प्रकार का पत्थर है जो इस अवस्था में पाया जाता है, कुछ इस तरीके से। फिर इसको जो है तराश करके, है ना,
इससे जो है बहुत सारे गले के माले भी बनते हैं, मनके भी बनते हैं इससे। तो एपेटाइट सबसे ज्यादा पाया जाता है वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में नंबर 1, नंबर 2 पे है आपका झारखंड, नंबर 3 पे है मेघालय। झारखंड, मेघालय, एपेटाइट मेघालय। क्लियर है? एपेटाइट। दूसरा, इसको भी आप शायद पहचान नहीं पाएंगे कि ये क्या है। ये है आपका रॉक फास्फेट। रॉक फास्फेट है आपका ये। क्या है आपका ये? रॉक फास्फेट। रॉक फास्फेट उर्वरक के तौर पे भी इसका प्रयोग किया जाता है। सबसे ज्यादा पाया जाता है झारखंड में, ये सबसे ज्यादा पाया जाता है झारखंड में रॉक फास्फेट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये लिखते जाइए, लिस्ट बनाते जाइए साथ साथ। रॉक फास्फेट के बाद नंबर 2 पे राजस्थान है, राजस्थान है आपका। और नंबर 3 पे आपका, नंबर 1 झारखंड, नंबर 2 राजस्थान, नंबर 3 मध्य प्रदेश, एमपी। ठीक है, तो रॉक फास्फेट हो गया आपका भंडारण के दृष्टिकोण से। इसके बाद ये है आपका एस्बेस्टस। अगला है आपका एस्बेस्टस। एस्बेस्टस में नंबर 1 राजस्थान, राजस्थान, नंबर 1 राजस्थान, नंबर 2 कर्नाटक, नंबर 3 आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, नंबर 3 आंध्र प्रदेश। ठीक है, फास्ट फास्ट लिखते जाइए। ठीक है, और इनको अभी याद भी कर लेंगे एक बार। नेक्स्ट, ये आप देख पा रहे हैं, ये भी एक विशेष प्रकार का क्रिस्टलीय खनिज है आपका, क्रिस्टलीय खनिज है। हाँ, थोड़ा सा जूम आउट करता हूं मैं। ठीक है, क्रिस्टलीय खनिज है, इसका नाम है बायराइट, बाराइट, बाराइट। ठीक है, ये भी आपका खनिज क्रिस्टल है। ये पाया जाता है आंध्र प्रदेश में, नंबर 1 में है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ये सारे रटने, सारे प्रीलिम्स के लिए रामबाण चीजें हैं। ठीक है, फिर है आपका राजस्थान, राजस्थान। ठीक है, नंबर 3 में आपका क्या पड़ता है बाराइट का? नंबर 3 में आपका है तेलंगाना, तेलंगाना। तो ये बाराइट हो गया। 1-2 और हैं, बस कंप्लीट हो जाएगा। एक आपका ये है क्रोमाइट, क्रोमाइट। क्रोमाइट सबसे ज्यादा पाया जाता है ओडिशा में, ओडिशा में भंडार की दृष्टिकोण से। बार बार बोल रहा हूं भंडार, अभी जितना डेटा बताया भंडार का डेटा है, ये उत्पादन का नहीं है। नंबर 2 पे मणिपुर, मणिपुर। नंबर 3 पे आपका है नागालैंड, नागालैंड। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अजीत सिंह जी पहले क्लास कर लीजिए। आरओ के लिए आपको ऐप डाउनलोड करना है आजाद आईएएस एकेडमी का, वहां पे कंप्लीट बैच मिल जाएगा आरओ का आपको। ठीक है, और ये क्लास भी आरओ के लिए इंपॉर्टेंट है आपकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आजाद आईएएस एकेडमी के ऐप में सारे बैच मिल जाएंगे, आप लोग जो भी बैच चाहते हैं। तो ये हो गया कंप्लीट। अब अगला सब्जेक्ट आ रहा है पर्यावरण। ठीक है, अगला है पर्यावरण। पर्यावरण से मैं आपको कुछ पर्यावरण के प्रमुख संस्थान बताऊंगा, जिन संस्थानों से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। देखो, मेरा पहला टारगेट ये है कि जो इंपॉर्टेंट संस्थान है, इंपॉर्टेंट संस्थाएं, उनको मैं पहले पढ़ा दूं। ये संस्था मोस्ट इंपॉर्टेंट संस्था, इससे कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है आईएएस और स्टेट पीसीएस में। इसका नाम है नीरी। नीरी का फुल फॉर्म है नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नीरी। ये टॉपिक चेंज कर लीजिएगा, पर्यावरण से है ये आपका। पर्यावरण संरक्षण और सुरक्षा की दृष्टि से राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रकार के संगठन हैं। कुछ इंटरनेशनल लेवल पे हैं और राष्ट्रीय लेवल पे हैं। उनमें से एक है नीरी। नीरी कहाँ अवस्थित है आपका? ये महाराष्ट्र के नागपुर शहर में अवस्थित है नीरी। कहां पर अवस्थित है ये? नागपुर में। ये क्वेश्चन कई बार आया है। हिंदी में इसका जो नाम है, इसका हिंदी में नाम लिख लीजिएगा, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान के नाम से। ठीक है, ध्यान रहिएगा इसको। क्लियर है? ओवरऑल इसका उद्देश्य क्या है? एक तो वाटर सप्लाई, सीवेज प्लान
और कोई भी यदि जो वहां पे मतलब शहर का जितना भी विकास है, डेवलपमेंट है, सीवेज से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है, उन सभी को लेकर के औद्योगिक प्रदूषण के रोकथाम के लिए ये पूरा का पूरा शोध और विकास को लेकर के काम करता है। इसकी टोटल 5 ब्रांचेस बनाई गई हैं। नीरी की टोटल 5, मेन हेड ऑफिस तो आपका यही हो गया नागपुर। टोटल 5 ब्रांचेस आप लोग देख लीजिएगा कहां कहां पर हैं, एक बार मैं यहां पे लिख रहा हूं। एक ब्रांच तो इसकी चेन्नई में है, चेन्नई में, दूसरी कोलकाता में है, कोलकाता में, तीसरी दिल्ली में है, चौथी मुंबई में है, मुंबई में, और 5वीं हैदराबाद में है। नीरी की 5 ब्रांचेस हैं, शोध केंद्र हैं आपके हैदराबाद। तो ये ध्यान रखिएगा, इससे बहुत क्वेश्चन आता है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1958 में। शुरुआत में इसका नाम नीरी नहीं था। जब इसकी स्थापना की गई थी केंद्रीय लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग शोध संस्थान के नाम से किया गया था ये। बाद में इसका नाम कर दिया गया आपका राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान। नीरी इसका बाद में नाम किया गया। तो ये बना था जब, तो केंद्रीय लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग शोध संस्थान के रूप में हुआ था, जिसका मुख्य काम वाटर सप्लाई को देखना, सीवेज प्लान को देखना, इससे जुड़ी हुई बीमारियों और पर्यावरण प्रदूषण और औद्योगिक प्रदूषण को देखना, ये सारा काम होता था। अब नीरी आता है, तो नीरी का मतलब है, तुरंत दिमाग में बैठाना है कि नीरी जो है क्या है, आपका एक अभियांत्रिकी संस्थान है, पर्यावरण इंजीनियरिंग को लेकर काम करता है, और इसका नागपुर में, ठीक है, ये आपका अवस्थित है। ठीक है, तो एक तो आप ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद 1-2 चीजें और आपको बता देता हूं। ठीक है, 1-2 चीजें आपको और बता देता हूं। देखिए काफी सारे मैंने पॉइंट लिए हुए हैं, लेकिन सारे नहीं अभी बताऊंगा, सारे फिर मैं आपको बाद में तैयार करा दूंगा। क्लियर है सभी को? अभी एक साथ में सारे नहीं बताऊंगा। हाँ, अगली संस्था है आपकी WMO। अगली संस्था आपकी कौन सी है? WMO, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। इसको हम बोलते हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये आपका WMO है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेष एजेंसी है। ये भी पर्यावरण के क्षेत्र में काम करती है। पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था है आपकी WMO। ठीक है, ये एक संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष एजेंसी है, जिसका काम है वायुमंडल की दशा और व्यवहार का अध्ययन करना। ठीक है, इसको बनाया कब गया था? 23 मार्च 1950 को। 23 मार्च 1950 को। ये समय समय पर चर्चा में सारी एजेंसियां रहती हैं, और संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों से सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है। एक अभिसमय पारित किया गया था, विश्व मौसम विज्ञान अभिसमय, उसी अभिसमय के साथ इसको लागू कर दिया गया था, और ये विश्व मौसम संगठन के तौर पे आज वर्तमान में इसका नाम है। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। जिनेवा आपका स्विट्जरलैंड में पड़ता है, जिनेवा में इसका मुख्यालय है WMO का। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कौन है, मुख्यालय कहां पे है? जिनेवा में। क्लियर है, स्पष्ट है आप सभी को? ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। बस ये पर्यावरण को लेकर के हो गया, बाकी के संगठन में बाद में कराऊंगा। अभी काफी संगठन है आपके, थोड़ा थोड़ा करेंगे तो सारा हो जाएगा। इसके बाद अगला है आपका सामान्य विज्ञान पे आ जाइए। अब नेक्स्ट आ जाइए सामान्य विज्ञान पे। सामान्य विज्ञान पे आ जाइए। इन्वायरमेंट को लेकर के नीरी रट लेना, लेकिन ठीक है, सामान्य विज्ञान पे आ जाइए। सामान्य विज्ञान में मैं आपको पढ़ा रहा था कई सारी एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई शब्दावलियां। जीव विज्ञान की मैं कई सारी शब्दावलियां आपको पढ़ा रहा था, जिनमें से एक शब्दावली है आपकी, ये जुड़ी हुई है समुद्री कृषि से जुड़ी हुई है, समुद्री जीवों का संवर्धन, है ना, समुद्री जीवों का संवर्धन। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कई सारे यहाँ पर वृत्ताकार जो है संवर्धन केंद्र बनाए गए हैं समुद्री जल पे। ठीक है, इसको बोलते हैं मेरीकल्चर। मेरीकल्चर क्या बोलते हैं इसको? मेरीकल्चर। मेरीकल्चर में क्या होता है, जो मानव उपभोग के लिए समुद्री जीव हैं, जिनको मानव प्रयोग करता है, चाहे वो जंतु हो चाहे वनस्पति हो, उसका संवर्धन करना, तो इसको बोलते हैं मेरीकल्चर। ठीक है, काफी सारे कल्चर मैं आपको अभी तक बता चुका हूं। ये आप सभी ने बचपन में इसका स्वाद जरूर चखा होगा। ये सहतूत है ना, सहतूत के बारे में आप सभी जानते होंगे। सहतूत की भी व्यापक स्तर पे खेती की जाती है, इसको बोलते हैं मोरीकल्चर। अब देखो यहां पे यही कंफ्यूजन होता है। ये है आपका मोरीकल्चर। मोरीकल्चर अलग है
और मेरी कल्चर अलग है। इसको मेरिटाइन से आप जोड़ सकते हैं, समुद्री जीव जो है ना उनको लेकर के मेरी कल्चर टर्म्स है। और शहतूत की खेती जो है इसके लिए टर्म्स क्या यूज किया गया है, मोरी कल्चर। क्लियर है आपको, मोरी कल्चर क्या है, मोरी कल्चर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये आप देख पा रहे हैं जापान वगैरह में तो इसको काफी बड़े लेवल पे इसको जो है डेवलप किया गया है। इसको हम एरो कल्चर भी कहते हैं, हाइड्रोपोनिक्स भी कहते हैं, एरोपोनिक्स भी कहते हैं। 3-4 नामों से इसको जानते हैं। हाइड्रोपोनिक्स, पोनिक्स, इसको हम एरो कल्चर भी कहते हैं, एरो कल्चर। ठीक है, इसको हम एरोपोनिक्स भी कहते हैं। जो भी नाम आ जाए सारा एक ही है। ये क्या है, इसमें बिना मिट्टी के पौधों का संवर्धन किया जाता है। मतलब देखिए पौधों को क्या चाहिए, पौधों को कुछ पोषक तत्व चाहिए जो मिट्टी से वो ऑब्जर्व करते हैं। पानी चाहिए होता है और मिट्टी से कई सारे पोषक तत्व चाहिए होते हैं। तो इसमें किया क्या जाता है, जो नीचे जो है यहाँ पे बहुत सारे जार आप देख रहे हैं ना, इसमें जारों में जार हैं, जारों में पौधे रखे हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से एक लिक्विड जार होता है। जार में वो सारा जो लिक्विड होता है उसमें सारे पोषक तत्व होते हैं जो कि मिट्टी में पाए जाते हैं। पानी भी डाल दिया जाता है, एक सॉल्यूशन क्रिएट किया जाता है। उस सॉल्यूशन में वायु भी इनबिल्ड कराई जाती है ताकि इनको वायु भी मिलती रहे। ठीक है, वायु पंप एक रहता है, वायु पंप से बाहर से वायु भी इन्हें उपलब्ध कराई जाती है। और इनमें पौधों को क्या किया जाता है, तो अब देखो मिट्टी की भी जरूरत नहीं है। और मैं आपको बता दूं जापान ऐसे ही खेती करता है। जापान में खेत इस तरीके के होते हैं, ज्यादातर हाइड्रोपोनिक्स का यूज करता है जापान ज्यादातर। ठीक है, अभी ये टेक्नोलॉजी मतलब इतनी हमारे यहाँ पे भी इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं आई है, फिर लैंड एरिया भी पर्याप्त है, बट एक ये भी तरीका है जिससे हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं। तो ये क्या है, हाइड्रोपोनिक्स क्या है आपका, मृदा विहीन पादप संवर्धन। ठीक है, मृदा विहीन पादप संवर्धन, ये ध्यान रखिएगा। ये आप लोग जो है ये फल से खूब परिचित होंगे। ठीक है, ये खट्टे फल और खट्टे फलों उत्पादों का, जैसे कीनू हो गया, संतरा हो गया, तो इसके लिए एक अलग, नींबू हो गया, इसके लिए एक शब्द यूज करते हैं सिट्रीकल्चर। सिट्रीकल्चर मतलब जो खट्टे फलों की खेती होती है, इसको क्या बोलते हैं, सिट्रीकल्चर। ठीक है, तो खट्टे फलों की खेती आपका सिट्रीकल्चर के द्वारा होता है। और एक और है आपका अंतिम है, यह है वेजी कल्चर। वेजी मतलब जो वेजिटेबल होती हैं आपकी, वेजी कल्चर आपका जो है सब्जियों वाले पौधे उनकी कृषि करना, खासकर जो जड़ होते हैं जिनमें, है ना, जिनमें जड़ पाई जाती है। जैसे देखिए जिनमें जड़ें होती हैं जमीन में, जो जड़ वाले होते हैं। ठीक है, तो ये सब आपके वेजी कल्चर के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपके बायो से जुड़े हुए प्रमुख शब्दावलियां हो गई। आगे बायो में फिर और बहुत सारे शानदार शानदार टॉपिक करवाऊंगा। देखो शब्दावलियां तो मैंने पूरी याद करा दी आपको, लगभग मुख्य जो पूछी जा रही सकती हैं वो सारी शब्दावलियां आपने देख ली। ठीक है, तो इस तरीके से ये सामान्य विज्ञान, जीव विज्ञान का टॉपिक हो गया। अभी जल्द ही मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के टॉपिक भी आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, अभी पहले हम एक बार बायो को थोड़ा सा कर लेते हैं, फिर देखते हैं। ये बहुत बड़ा नाम है। अब अर्थव्यवस्था में आ जाते हैं। अर्थव्यवस्था का टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं मैं। एक बहुत ही बड़ा नाम आप सभी के सामने, ये जो चेहरा है मुझे नहीं लगता कि आप लोग इन्हें पहचानते होंगे, है ना। और कोई महात्मा गांधी मत कहने लगना, ये महात्मा गांधी नहीं है। ये वो व्यक्ति हैं, ये भारत के पहले इंजीनियर हैं। शायद आप में से कुछ इंजीनियर बंधु हो तो समझ जाएंगे कि किसका नाम ले रहा हूं मैं। भारत के पहले इंजीनियर, ठीक है, पहले इंजीनियर। ये आपको मैं एक फोटो दिखाऊंगा, बड़ा शानदार, आपको बड़ा गौरवान्वित होगा। ये नेहरू जी के साथ भी हैं। ये है एम विश्वेश्वरैया। कौन है, एम विश्वेश्वरैया। भारत के बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट भी थे आपके, एक इकोनॉमिस्ट के तौर पे भी हम जानते हैं इनको। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको पढ़ाने क्या जा रहा हूँ इकोनॉमी में। देखिए जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था उसके पहले भी देश में आर्थिक नियोजन की कई सारी योजनाएं आई थी। ठीक है, बहुत सारी इकोनॉमिक प्लानिंग को लेकर, जैसे वर्तमान में तो नीति आयोग है, नीति आयोग के पहले योजना आयोग था आपका, योजना आयोग था। इसके पहले भी बहुत सारी योजनाएं थी। तो प्लानिंग को लेकर के कौन कौन सी प्रमुख, आजादी के पहले और आजादी के बाद, जैसे हम क्या करते हैं,
जब आप संविधान पढ़ते हैं तो संविधान का ऐतिहासिक विकास पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, है ना, कि 1600 का चार्टर एक्ट था, 1771 का, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1781, 1786, 1793, फिर 1813, 1833, 1853, 1858, 1861, 1892, 1909, 1919, 1935, ऐसे करके अधिनियम पढ़ते हो ना कि भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास कैसे हुआ। वैसे ही भारतीय आर्थिक योजना का विकास कैसे हुआ, शुरुआत होता है यहां से। 1934 से एम विश्वेश्वरैया जी के द्वारा एक योजना दी गई थी, तो हम यहां से मान के चलते हैं यह घटना है 1934 की। मैं भारत में इकोनॉमिक जो योजनाओं का एवोल्यूशन हुआ वो कैसे हुआ, किसने किया, ठीक है। तो देखिए ये व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, भारत के पहले इंजीनियर हैं आपके एम विश्वेश्वरैया द्वारा एक प्लान दिया गया जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम एम विश्वेश्वरैया योजना भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, एम विश्वेश्वरैया योजना भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, एम विश्वेश्वरैया योजना। इनके द्वारा एक प्लान दिया गया था और इन्होंने अपनी योजना में ये कहा था, 1934 की बात है ये, 1934 में इनका प्लान आया था एम विश्वेश्वरैया जी का। इस प्लान में इनके द्वारा क्या कहा गया था कि हमारा देश एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ देश है, हमें औद्योगिकरण की तरफ बढ़ना होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन करना होगा, रोजगार तभी हमारे देश में बढ़ेंगे, ठीक है, जब हम औद्योगिकरण की तरफ जाएंगे। और मैं मजे की बात बताऊं, यूपीएससी ने इस बार एक क्वेश्चन पूछा है जिसमें यही बात कही गई है कि जो हमारे यहाँ पे विनिर्माण उद्योग है, एमएसएमई सेक्टर जब हमारा जो है तेजी से वृद्धि करेगा, यानी कि विनिर्माण क्षेत्र जब हमारा तेजी से वृद्धि करेगा तभी हमारे देश में जो है आर्थिक समृद्धि गति पकड़ेगी। ये बात एम विश्वेश्वरैया ने अपनी पहली योजना में बोला था 1934 में। सोचिए कितनी बड़ी बात है। और इस योजना में जो एम विश्वेश्वरैया प्लान आया था 1934 में, एम विश्वेश्वरैया प्लान आया था। इस प्लान में यह बोला गया कि इंडिया का जो अभी करंट में जो हमारी राष्ट्रीय आय है, नेशनल इनकम है, इसको आने वाले 10 साल में हम दोगुना कर देंगे। सोचिए उस समय भी हम क्या करें, अभी वर्तमान में हम क्या करें, हम भारत की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन तक ले जाएंगे। एम विश्वेश्वरैया प्लान में भी भारत की राष्ट्रीय आय को दोगुना करने का लक्ष्य था। इन्होंने एक किताब लिखी, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, उसी में सारे कॉन्सेप्ट दिए। इनकी किताब का नाम लिख लीजिए, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया किसके द्वारा लिखी गई, एम विश्वेश्वरैया जी के द्वारा। इनके द्वारा एक प्लान दिया गया 1934 में और पहली बार जो है एक ऐसी योजना आई जिसमें विकास के माध्यम से निर्धनता उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया था कि डेवलपमेंट करेंगे, विकास करेंगे तो निर्धनता उन्मूलन होगा। तो क्या क्या हुआ, कृषि से औद्योगिकरण तक बढ़ने की बात हुई, राष्ट्रीय आय को दोगुना करने की बात हुई, साथ ही साथ निर्धनता उन्मूलन की बात हुई, राष्ट्रीय आय, मतलब ये सारी बातें एम विश्वेश्वरैया जी के द्वारा की गई। तो सोचिए कितना एक तरीके से डायनेमिक प्लान था, ठीक है। नेक्स्ट अगला चलते हैं। ये तो हो गया आपका पहला प्लान 1934 में। 1934 में एक प्लान और आपका आया, 1934 में एक प्लान और आपका आया, ठीक है। ये प्लान लेकर के आया गया फिक्की के द्वारा। इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूं। फिक्की, अब आप में से बहुत सारे लोग फिक्की के बारे में जानते नहीं होंगे, जानते हैं क्या, ठीक है, क्या फिक्की के बारे में आप लोग जानते हैं कि फिक्की क्या है? देखिए ध्यान से समझिएगा, ये भारत के व्यापारिक संगठनों का एक संघ था, आज भी है, ये बहुत बड़ा संघ है आपका। भारत के जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं ना, व्यापारिक संगठन है ना, उनका एक संघ है फिक्की। इसका फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, आज भी यही नाम है। फिर से एक बार इसका नाम पूरा फुल फॉर्म में पढ़ रहा हूं और मैं चाहता हूं कि फुल फॉर्म आप लिखना चाहो लिख लो, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसी को हम फिक्की बोलते हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। आई से इंडस्ट्री है, इस आई से इंडियन है, ठीक है। ये फेडरेशन है, ये आपका एक सी आपका चैम्बर्स है, दूसरा आपका कॉमर्स है। तो जो भारत का व्यापारिक संघ था, है ना, इसकी स्थापना कब हुई थी? फिक्की की स्थापना हुई थी 1927 में। 1927 में इसकी स्थापना की गई थी। महात्मा गांधी की सलाह पर एक बड़े उद्योगपति थे जिनका नाम था घनश्याम दास बिड़ला। बिड़ला का नाम आप लोगों ने सुना है ना, बहुत नाम, टाटा, बिड़ला, डालमिया, ऐसे करके नाम आते हैं ना। तो भारत के बहुत बड़े उद्योगपति घनश्याम दास बिड़ला
और पुरुषोत्तम ठक्कर, उनके द्वारा फिक्की की स्थापना की गई थी। भारत के बड़े व्यापारिक संघों को एक साथ जोड़ा गया था फिक्की के द्वारा। ठीक है, घनश्याम दास बिड़ला और दूसरा नाम है पुरुषोत्तम ठक्कर। ठीक है, इसका मुख्यालय कहां है फिक्की का? नई दिल्ली में। आज भी ये नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। बहुत सारी रिपोर्ट, बहुत सारी चीजें फिक्की की आज भी जारी की जाती हैं। ठीक है, ध्यान से रखिए, ध्यान समझिएगा। क्लियर है, स्पष्ट है सभी को? सभी क्लियर है? वर्तमान में इसके अध्यक्ष पंकज पटेल हैं, इतना भी बता दे रहा हूं। 2016 से अब तक पंकज पटेल जी इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो 1934 में फिक्की बना, कब? 1937 में। फिक्की के द्वारा 1934 में एक प्लान लेकर के आया जाता है, एक प्रस्ताव लेकर के आया जाता है। और वो प्रस्ताव किस चीज का होता है कि भारत में जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था विकसित की जा रही है ना, इसमें जो लेसेस फेयर का सिद्धांत है, उस लेसेस फेयर के सिद्धांत को समाप्त कर देना चाहिए। हस्तक्षेप की नीति जो थी अंग्रेजों की, जिसका अनुपालन मैंने कल पूंजीवाद में आपको बताया था पिछले सेशन में, तो फिक्की ने कहा कि लेसेस फेयर के सिद्धांत को समाप्त करने का समर्थन दिया इन्होंने। दूसरा, इसमें एक तरीके से राष्ट्रीय योजना आयोग बनाने की बात की। इन्होंने कहा एक कमीशन बनाना चाहिए, नेशनल प्लानिंग कमीशन। पहली बार 1934 में फिक्की के द्वारा जो प्लान लेकर के आया गया, उसमें एक प्लानिंग कमीशन की बात की गई। ठीक है, तो पहली बात क्या रही? नेशनल प्लानिंग कमीशन की बात की गई फिक्की के द्वारा। और दूसरा, लेसेस फेयर के सिद्धांत को, हस्तक्षेप के सिद्धांत को समाप्त करने का समर्थन किया गया। तो ये आपका फिक्की दूसरी संस्था थी। तो देखो, पहले तो एम विश्वेश्वरैया प्लान आया। ठीक है, एम विश्वेश्वरैया जी के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, और पुस्तक मैंने आपको बताया प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, ये पुस्तक थी आपकी। और दूसरा जो है आपका जो लिखा गया, दूसरा जो आपका आया वो आया फिक्की का प्लान। ठीक है, फिक्की प्रस्ताव बोलते हैं हम, फिक्की प्लान कहते हैं। 1934 में दोनों आए। इसके बाद कई सारे प्रस्ताव आए हैं, इनको मैं आगे नेक्स्ट सेशन में पढ़ाऊंगा। कांग्रेस योजना आई है आपकी, बॉम्बे योजना आई है, गांधीवादी योजना आई है, फिर पीपल योजना भी आई है, फिर इसके बाद आपका प्लानिंग एडवाइजरी बोर्ड बनाया गया है, फिर इकोनॉमिक प्रोग्रामिंग कमेटी बनाई गई है, फिर आपका सर्वोदय प्लान आया है, जयप्रकाश नारायण के द्वारा लाया गया। इसके बाद प्लानिंग कमीशन आया। ठीक है, फिर राष्ट्रीय विकास परिषद बनाई गई 1952 में। इसके बाद आपका नीति आयोग 2015 में आया है। तो नेशनल प्लानिंग योजना आयोग के द्वारा फिर पूरी प्लानिंग, कितनी सारी 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई थी। तो पंचवर्षीय योजना मैं आपको पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लीजिए, वो भी मैं आपकी क्लियर करा दूंगा सारी की सारी। तो इकोनॉमी के अंतर्गत एक तो आपका ये वाला प्लान हो गया, फिक्की प्लान जो मैंने आपको बताया। ठीक है, दूसरा आपका ये विश्वेश्वरैया प्लान जो है, इसके आगे के पूरे प्लान में पढ़ाऊंगा, नीति आयोग तक कंप्लीट कराऊंगा ये टॉपिक को। नीति आयोग को, योजना आयोग को, राष्ट्रीय विकास परिषद को थोड़ा डिटेल कर दूंगा, ताकि कोई भी क्वेश्चन आता है आप कर लीजिए। ठीक है, क्लियर है? तो 1934 में आपका एम विश्वेश्वरैया प्लान आया। इनकी एक बुक मैंने आपको बताई है, और ये बुक आप याद रखिएगा, कभी भी बुक आ जाती है, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। ठीक है, इसमें इन्होंने प्लान दिया था। इसके बाद ये आपके साइंस के टॉपिक थे, ये वेजी कल्चर के बारे में मैंने आपको बताया था। वेजी कल्चर के बाद ये आपका सिट्री कल्चर है, जिसमें हम खट्टे फलों की खेती करते हैं। इसके बाद ये आपका हाइड्रोफोनिक्स है, जिसमें हम मृदा विहीन पादप संवर्धन की बात करते हैं। मोरी कल्चर में शहतूत की खेती होती है। और ये आपका मेरी कल्चर है, जिसमें समुद्री जो जीव होते हैं, मानव और पादप, सभी का जो है यहाँ पे संवर्धन किया जाता है। क्लियर है, स्पष्ट है? इसके बाद मैंने आपको यहाँ पे कुछ संगठन बताए थे पर्यावरण से जुड़े हुए। एक संगठन तो नीरी मैंने आपको बताया, दूसरा WMO बताया। ठीक है, दूसरा मैंने संगठन आपको क्या बताया? WMO बताया। क्लियर है, स्पष्ट है सभी को? ठीक है, सभी को क्लियर है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन, ठीक है, 23 मार्च 1950 को बना था। इसके बाद मैंने आपको जो है और क्या क्या पढ़ाया? नीरी मैंने आपको पढ़ाई दिया, नीरी रट लेना, नीरी से क्वेश्चन आता है। क्रोमाइट में नंबर 1 में उड़ीसा, फिर नंबर 1 में फिर मणिपुर नागालैंड है, क्रोमाइट में भंडारण में, ध्यान रखना इस बात को। बाइराइट में आंध्र प्रदेश नंबर 1 है। ठीक है, फिर आपका राजस्थान है, तेलंगाना है। इसके बाद ये आपका एस्बेस्टस है, इसमें राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश है आपके। ये आपका जो है रॉक फास्फेट है, जिसमें झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश है। इसके बाद आपका जो है ये मैंने आपको बताया था, ये आपका है एपेटाइट। एपेटाइट नंबर 1 पश्चिम बंगाल, झारखंड, फिर मेघालय है एपेटाइट में। इसके बाद ये मैग्नीज है, मैग्नीज में आपका उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश है। और हीरा के बारे में आप सभी जानते हैं, हीरा में नंबर 1 क्या है? मध्य प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़। ठीक है, और इसके बाद ये संविधान के सारे भाग आपके कंप्लीट हो गए। अब आगे कुछ और विशेष चीज़ें पढ़ाऊंगा। ठीक है, वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में ही बताऊंगा।
ये बंगाल विभाजन से जुड़ी हुई जानकारी कुछ मैंने आपको दी। नेक्स्ट सेशन में एक बार स्वदेशी आंदोलन और बंगाल विभाजन से जुड़ी हुई बाकी जो जानकारी होगी अगले सेशन में दे दूंगा, तो ये टॉपिक ही पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आज के सेशन में इतना ही रखेंगे, इतना अपना याद कर लीजिए, आत्मसात कर लीजिए। देखो इतना मतलब ऐसे ऐसे करते जाएंगे ना तो इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक हम कैप्चर कर लेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, थोड़ा मतलब आप सोचिए कि यदि आप यही जब 50 और 100 सेशन होंगे तो आपका जीएस का क्या लेवल होगा। बस जितना पढ़ाऊं उसका रिवीजन जरूर साथ में करते जाना, एक बार जरूर देख लेना। मेरी कोशिश ये रहती कि क्लास में आपको याद करा दूं, जितना मैं जोर देता हूं। अब आपको एक बार रिवीजन कर लेने से पक्का हो जाएगा आपका हमेशा के लिए। जैसे कल सुबह आप करंट अफेयर्स की जैसे मॉर्निंग में क्लास करिए, फिर इसके बाद रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, बट रिवीजन जरूर करिए। 24 घंटे के अंदर कोई भी चीज को एक बार रिवाइज कर लेने से बेनिफिट होता है, और सैटरडे संडे को एक बार रिवीजन कर लिया करिए। ठीक है, तो रिवीजन पार्ट आपको ये मजबूत बना देगा, बस इतना करना है। ठीक है, क्लियर है।